दोस्तों नमस्कार। 7 प्रतिनिधि मंडल, 50 से अधिक इसके मेंबर्स, 33 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का दौरा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न कि आखिर इन सब से हासिल क्या हुआ। मैं थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट संदर्भ आपको बता देना चाहता हूँ। और ये जो है ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण रिश्ते बने थे उससे संबंधित है। पहलगाम में जब आतंकी घटना हुआ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके पश्चात हमारे देश की मोदी सरकार ने ये डिसाइड किया कि 7 प्रतिनिधि मंडल बनाई जाएंगी और इनको दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। और उद्देश्य क्या होगा इसको भेजने का? इसका उद्देश्य होगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखना और पाकिस्तान को एक तरीके से बेनकाब करना पूरी दुनिया के समक्ष। इसी उद्देश्य के साथ ये 7 प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कि 50 से अधिक लोग थे। और ये लोग कौन थे? तो ये भारत के, हिंदुस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो कि अभी करंट में हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो कि पूर्व में एमपी रह चुके हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो कि पूर्व में डिप्लोमेट्स रह चुके हैं। एक से बढ़ करके एक लोग, सभी लोग गए दुनिया के 33 देशों में प्लस यूरोपियन यूनियन में इन्होंने दौरा किया। लेकिन फिर वही सवाल है यहाँ पर कि इस सब से हासिल क्या हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो 7 प्रतिनिधि मंडल गया दुनिया के अलग अलग देशों में, 33 देशों में यात्रा किया, ये लोग अब वापस आ चुके हैं, हिंदुस्तान आ चुके हैं। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन लोगों से मुलाकात भी कर लिया है। मुलाकात करके बाकायदे एक फ़ोटो भी खिंचवा लिया है और अपने ट्विटर हैंडल पर उस फ़ोटो को लगाते हुए इन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया है। लेकिन फिर वही प्रश्न है कि इन सब से हासिल क्या हुआ। ये जो 50 लोग हैं, इसकी भी एक विशेषता है कि इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें सभी दलों के लोग शामिल हैं। सभी दलों से कुछ ना कुछ लोगों को इसमें सेलेक्ट करके ले करके जाया गया है। जिसमें आपको भली भांति याद होगा कि शशि थरूर के नाम पर काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के चॉइस नहीं थे, बल्कि वो नरेंद्र मोदी की चॉइस थे। और नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छा से शशि थरूर को इस 7 प्रतिनिधि मंडल के साथ में वहाँ पर भेजा था। लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर ये सब कर करके मोदी जी को, भारत को हासिल क्या हुआ। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि क्या हासिल हुआ। दरअसल आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि ये जो प्रतिनिधि मंडल गया है विदेश में और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में नरेंद्र मोदी जा कर के जो भाषणबाजी करते हैं, जिस तरीके के डायलॉग्स बोलते हैं कि उधर से गोली आएगा तो हम इधर से गोला दाग देंगे, घर में घुस करके मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हासिल क्या हुआ है इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करने यहाँ पर जा रहा हूँ। ध्यान से ज़रूर आप सुनिएगा। जब से पहलगाम के अंदर ये आतंकी घटना हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उसके पश्चात थोड़ा आप दुनिया को देखने की कोशिश करें कि दुनिया का नज़रिया क्या रहा है भारत के प्रति और दुनिया का नज़रिया क्या रहा है पाकिस्तान के प्रति, तो पिक्चर और अधिक क्लियर हो जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात सबसे जो पहला चीज़ हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर का ऋण दे दिया। भारत उसको रोक नहीं पाया, चाह करके भी मोदी जी उसको रोक नहीं पाए। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसने 800 मिलियन डॉलर का ऋण उसी पाकिस्तान को दे दिया, जो कि रात दिन आतंकवाद को बढ़ाता है
आतंकवादियों का पालन पोषण करता है। मामला यहीं तक नहीं रुका, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी समिति का उपाध्यक्ष भी पाकिस्तान को बना दिया जाता है। सोचिए कि अपने आप में कितना विडंबनापूर्ण है और कितना हास्यास्पद है कि एक ऐसा देश जो कि आतंकवाद का पालनहार है, ऐसा देश जो कि आतंकवादियों को पोषण करता है, उसको संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। पहलगाम घटना के पश्चात मामला यहीं तक नहीं रुका। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक तनावपूर्ण रिश्ता चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, वॉर लाइक सिचुएशन हो चुका था, दुनिया में कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर खड़े नज़र आए, पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नज़र आए। चाइना, टर्की, अजरबैजान और ऐसे कई देश हैं जो कि पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। टर्की का तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि टर्की ने अपने ड्रोन्स तक पाकिस्तान को दिए और उन्हीं ड्रोन्स से पाकिस्तान ने हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया, उन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ सबके सामने है। वहीं जो दूसरा पिक्चर है, जो दूसरा तस्वीर है, उसका ये है कि हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, भारत के साथ दुनिया का कोई भी देश खुल करके खड़ा नहीं हुआ। दुनिया के एक भी ऐसा देश सामने नहीं आया जो ये खुले तौर पर कह सके कि नहीं, मैं इस भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। कोई देश नहीं आया। उल्टे हुआ क्या कि रसिया, जो कि हमारा इतना पुराना मित्र देश था, उसने भी पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सोचिए, एग्रीमेंट कर लिया पाकिस्तान के साथ। हमारा पुराना दोस्त भी हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा नहीं हुआ। और ये जो चीज़ें हैं वो नरेंद्र मोदी के फ्लॉप फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मामला यहीं तक नहीं रुकता है दोस्तों। जब ये हमारे डेलीगेशन से जो 7 प्रतिनिधिमंडल हैं, जब दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहे थे जा कर के, उसी वक्त, उसी दौरान जो है कुवैत, उसने पाकिस्तान पर लगे वीज़ा बैन को हटा दिया। यानी कि कुवैत भी पाकिस्तान के साथ जा कर के खड़ा हो गया। मतलब क्या है? मतलब ये कह सकते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का पालनहार है, पाकिस्तान जिसने कि हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवादी हमला किया, हिंदुस्तान के 26 लोगों को मार दिया, लेकिन दुनिया का कोई भी देश हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ जा कर के खड़ा हुआ। ये देखा पूरी दुनिया ने। कहाँ गई नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और क्या हासिल किया? ये जो 7 प्रतिनिधिमंडल गया, 33 देशों में यात्रा किया, वहाँ पर घूम कर के आए, इससे क्या हासिल हुआ? बाकायदे होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके का कृत्य पाकिस्तान ने किया है और जिस तरीके की छवि गोदी मीडिया ने नरेंद्र मोदी की बनाई है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, दुनिया के तमाम देश इन पर डिपेंड करते हैं, इनसे सलाह मशविरा लेते हैं, तो जब देश के ऊपर हमला हुआ, देश के ऊपर संकट आया, तो नरेंद्र मोदी को अपने उस विश्व गुरु वाली छवि का इस्तेमाल करना चाहिए था और पाकिस्तान को पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अलग थलग कर देना चाहिए था, उसको अकेला कर देना चाहिए था अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक उल्टा हुआ। पाकिस्तान के साथ तमाम देश खड़े नज़र आए, लेकिन हिंदुस्तान ही जो कि आतंकवादी घटना का खुद शिकार हुआ है, तो शिकार ही जो है वो विश्व पटल पर अलग थलग पड़ गया, विश्व पटल पर अकेला पड़ गया। ये कैसा विश्व गुरु का छवि है? ये कैसा विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी, जिनके साथ संकट के वक्त में कोई देश नज़र नहीं आया। और हास्यास्पद चीज़ ये है कि ये जो 7 प्रतिनिधिमंडल हैं जो कि गए दुनिया के अलग अलग देशों में, तो वहाँ से कभी कभी कई सारी पिक्चर्स या छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी हमें इंटरनेट पर, खास करके ट्विटर पर देखने को मिल रहे थे। हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं,
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आतंकवाद सरीखे गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए गए हैं। इतनी गंभीरता इनके अंदर दिखाई ही नहीं दे रही थी। और एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये जब लोग हैं, जो 50 से अधिक लोग गए थे दुनिया के अलग अलग देशों में, इनको इंटरनेशनल मीडिया ने इतनी तवज्जो नहीं दी। क्या आप खुद इस चीज़ को देखिए, नोटिस करिए कि क्या दुनिया के किसी भी अखबार ने इनको कवरेज दिया? क्या कोई खबर छपी किसी बड़े अखबार में, इंटरनेशनल लेवल की जो मीडिया है, जिस देश में भी ये जा रहे थे? नहीं छपी। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे देश का ANI है वही इस तरीके के वीडियो क्लिप्स लगा रहा था और बता रहा था न्यूज़ की अभी ये इस देश में गए हैं, यहाँ से मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात हुई। और किसी भी बड़े राजनेता से जिस देश में गए, वहाँ के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्राध्यक्ष से या किसी भी बड़े व्यक्ति से उस देश के इन प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात नहीं हुई। यद्यपि ये जब प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान वापस आ चुका है तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी इनकी सराहना की है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने बड़ी इनकी सराहना की है। लेकिन सवाल फिर वही है कि दुनिया के 33 देश घूम करके आ गए हमारे और आपके टैक्स के पैसे से, और ले करके क्या आए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जब इन लोगों से मिले तो उसके पश्चात इन्होंने देश को ये बताना उचित समझा कि हमारे जो प्रतिनिधिमंडल गए थे दुनिया के अलग अलग देशों में, वहाँ से ये चीज़ें हासिल करके लाए हैं? कायदे से भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि जो हमारे ये 50 से अधिक लोग इन देशों में गए तो वहाँ से हमने ये चीज़ हासिल किया और इसके माध्यम से हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, दुनिया में अलग थलग कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इसीलिए लास्ट में मैं फिर वही सवाल पूछूंगा कि क्या हासिल किया ये 7 प्रतिनिधिमंडल के 50 से अधिक सदस्यों ने दुनिया के 33 देश घूम करके? और इस सवाल के ऊपर हिंदुस्तान के नागरिक होने की हैसियत से आपको भी सोचना चाहिए, इस पर विचार विमर्श, चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग गए थे ये अपने खर्चे पर नहीं गए थे, ये हमारे और आपके पैसे पर गए थे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।